अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। वेइंग द चॉइसेस इसका टाइटल है। यह आर्टिकल में बताता है इंडिया के पास क्या चॉइसेस हैं थर्ड डोज को लेकर के, बूस्टर डोज को लेकर के वैक्सीन की, और कौन सी डोज लगाने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान इंडिया को हो सकता है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आपका आज का क्विज़। आज अब इस आर्टिकल में जो भी सीखो, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सारा का सारा इस क्विज़ में आपका होगा टेस्ट। सब लोगों को इस क्विज़ को एक ट्राई देनी है। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। पूरे मन से क्लास को अटेंड करो। चलिए अभी शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे वेइंग द चॉइसेस। देखिए, चॉइसेस का मतलब होता है विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपके पास, और वे करने का मतलब होता है वजन करना। मान लीजिए मैंने आपको कुछ सामान दिया, आपने उस सामान को वेट मशीन पे रखा, वेइंग मशीन पे उसको तोलने लगे, तो आप उसको वे कर रहे हैं। आई बात समझ में? और या फिर मैंने आपको कोई सलाह दी, उस सलाह को भी आप तोलने लगे अपने दिमाग में, तब भी आप उसको वे कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को मेंटली या फिजिकली तोलना, उसको उसकी अच्छाइयों बुराइयों को देखना कहलाता है वे करना। कह रहा है हमें हमारी चॉइसेस को, हमारे ऑल्टरनेटिव्स को, विकल्पों को भी तोल करके देखना है क्या उनमें अच्छाइयाँ हैं और बुराइयां हैं। और बात कर रहा है ऑन प्रिकॉशनरी वैक्सीन डोसेस की, वैक्सीन की उस डोज की जो प्रिकॉशन के तौर पे, यानी कि थर्ड डोज जो हमें लगने वाली है एहतियात के तौर पे, उसके विकल्पों की, चॉइसेस की बात हो रही है। आगे बात समझ में? चलो अब इस वे नाम के वर्ड पे आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। मैं चाहता हूँ सभी लोग पहले इस सेंटेंस में जो एरर्स हैं उसको ढूंढने की कोशिश करें। चलो, मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वेट और वे, इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता और कन्फ्यूजन होती है। देखिए, वेट है नाउन, वेट का मतलब है वजन, और वे है वर्ब, इसका मतलब है वजन करना, किसी चीज़ को असेस करना, मेजर करना। अ वेइंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर वेटिंग द वे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक वेइंग मशीन इस्तेमाल होती है वजन करने के लिए, वजन को किसी भी चीज़ के। देखो, वजन करने के लिए इस्तेमाल होती है तो यहाँ वर्ब की ज़रूरत है। वेटिंग, वेटिंग ऐसा मत लिखो, नाउन के आगे आईएनजी मत लगाओ, वर्ब के आगे आईएनजी लगाओ। आप लिखो वेइंग द वेट, आगे लिखो वेट, है ना। यहाँ पे नाउन चाहिए, वर्ब मत लिखो। वेइंग द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको दिमाग में बिठाएं। वे से दो फ्रेजल वर्ब्स भी बनती हैं, बहुत आसान है। पहली है वे डाउन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर वजन डाल के उसको नीचे लाना, किसी चीज़ पे बोझ बन जाना, बर्डन करना। दूसरा होता है वे इन, अपनी बात का वजन किसी चीज़ में रखना, किसी आर्ग्यूमेंट में या डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, आपने अपनी बात को भी वे इन कर दिया, अपनी बात का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन में दे दिया। तो दोनों फ्रेजल वर्ब्स याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है, उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, आप में से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या 4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, सही रास्ता पता ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है और आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में अपने एग्जाम को क्रैक करूं, आप फ़ायदा ले सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज़ का। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, यहाँ पे मिलेंगे आपको लिंक्स, अपने एग्जाम को चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लिक करते हैं बैंकिंग पे, और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं बैंकिंग का आइकॉनिक कोर्स, जिसमें बैंकिंग के सभी एग्जाम्स, क्लैरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस, सबका सब एक सिंगल पैकेज में कवर्ड है। पूरा कोर्स लाइव है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव ही डाउट सॉल्विंग मिलेगी टीचर से, ताकि पर्सनल अटेंशन आपको मिल सके, अपने आप को आप इंप्रूव कर सकें। क्लिक करें आइकॉनिक पे, और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं 12 या 24 महीने का बैंकिंग कोर्स। अगर आपके पास टाइम है देन गो फॉर 2 ईयर कोर्स। और जो प्राइसेस आप देख रहे हो, हालांकि अफोर्डेबल हैं, इन पे भी एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10% एडिशनल ऑफ मिलेगा। बैंकिंग कोर्स के प्राइसेस में हाइक आने वाला है, उससे पहले फ़ायदा ले सकते हैं। कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें, YT10। कह रहा है ओपनिंग अप द थर्ड डोज फॉर दोज अबव 18 ईयर्स इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। कह रहा है ओपन करना मतलब खोलना, और किसको? तीसरी डोज को, थर्ड डोज को। और किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो 18 से ज़्यादा के हैं। कह रहा है ये जो काम है ना, अपने आप में ये एक पॉजिटिव स्टेप है, एक सकारात्मक कदम है। सिंपल सा सेंटेंस है। ओपनिंग अप आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, इज़ आपकी वर्ब है पिंक कलर में। सब्जेक्ट वर्ब ग्रीन और पिंक में मिलेंगे पूरे आर्टिकल में। एक बार इसको पकड़ के तो देखो, आपको आइडिया लगेगा इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कैसे बूस्ट होती है। काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी पे नज़र डालते हैं, एक साथ देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी। आ जाओ, ये अपनी वोकैब शीट है। आज के वर्ड्स हैं लैकेडेसिकल,
वे इन, वे ऑन, ये आपको करवा चुका हूँ। एक वर्ब है रैशनल, है ना, ये भी बहुत पहले हो चुका है। एक नया वर्ड है एश्यू। ये सारे वर्ड्स आज अपने करने वाले हैं। लैक्काडेसिकल क्या होता है भाई? हिंदी में बोलते हैं ढीलम ढाल वाला रवैया। आप सरकारी अफसर ऑफिस में जाते हो, बैंक्स में, एसबीआई वेसबीआई में जाओगे तो आपको लैक्काडेसिकल एटीट्यूड मिलेगा, है ना। लंच टाइम चल रहा है, अभी कोई है नहीं, अभी रुको, लाइन में बैठो। प्राइवेट में जाओगे, आपके हाथ से आपके पैसे खींच के ले जाएंगे और जमा कर देंगे आपके अकाउंट में। तो वो होता है उनका स्पिरिटेड जो है एटीट्यूड। लैक्काडेसिकल में होता है लैकिंग स्पिरिट, जिसमें जान ही ना हो, हाफ हार्टेड हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया कैंट बी क्रैक्ड विद अ लैक्काडेसिकल अप्रोच। भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्रैक नहीं कर सकते हो एक ढीलम ढाल वाली अप्रोच के साथ। इसको लिस्टलेस, लिथार्जिक, लेड बैक और लैक लस्टर भी बोलते हैं। आज इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है लैक लस्टर, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। ढीलम ढाल वाला रवैया, लैक लस्टर। फिर एक वर्ड है वे इन, ये मैंने आपको करवा दिया। वे करना, इन अपने वजन को अंदर रखना, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना किसी भी एक्टिविटी या डिस्कशन में। आई बात समझ में? 4 लोग बात कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की, आपने भी आकर के कुछ बोल दिया तो आपने अपनी बात को वे इन किया है, अपने विचारों को कंट्रीब्यूट किया है ना, अपना वजन उस बात में डाल दिया है इन करके वे को। ईच मेंबर वेड इन विद हिज या हर ओपिनियन। हर मेंबर ने वे इन किया, कंट्रीब्यूट किया अपनी ओपिनियन के साथ, इसको कंट्रीब्यूट करना भी बोलते हैं। फिर एक वर्ड है वे ऑन या वे डाउन। वे डाउन जो है ना, ये ज़्यादा प्रेवलेंट है, ज़्यादा पॉपुलर है। वे ऑन बहुत कम पॉपुलर है, फिर भी लिख दिया है मैंने साथ में। जनरली आप वे डाउन देखोगे। वे डाउन क्या है भाई? वजन आपको ऊपर रख दूं आपके और आप डाउन आ जाओ। अगर मैं आपको किसी चीज़ से बर्डन कर दूं, आपके ऊपर बहुत सारा वजन डाल दूं, तो आप वे डाउन कर दूंगा मैं आपको। वेट डाउन करने का मतलब ये होता है किसी आदमी को बोझिल कर देना, या फिर जैसे टेंशन आपको वे डाउन करती है, आपको कोई चीज़ कोज करती है एग्जाइटी, वो भी वे डाउन करना कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। समथिंग इज वेइंग ऑन या डाउन हर माइंड। कोई चीज़ ऐसी है जो उसके दिमाग को एंक्शियस यानी चिंताजनक बना रही है, उसका दिमाग बोझिल हो रहा है किसी चीज़ की वजह से, किसी परेशानी की वजह से। और वैसे ही इन्फ्लेशन इज वेइंग ऑन या डाउन द इकॉनमी। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, बर्डन डाल रही है पूरी इकॉनमी पे, अर्थव्यवस्था पे। आगे ना बात समझ में? वे ऑन और डाउन फ्रेजल वर्ब्स। कहानी के जरिए याद रखना, दिमाग में बैठ जाएगी। लास्ट वर्ड है हमारा, सेकंड लास्ट, रैशनल। ये 2 वर्ड्स हैं। पहला है रैशनल जिसके पीछे ई आता है, दूसरा बिना ई के आता है रैशनल। ये है एडजेक्टिव, ये है नाउन। नाउन फॉर्म में रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, किसी भी चीज़ के पीछे का तर्क, और एडजेक्टिव फॉर्म में रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल यानी कि तार्किक। आए ना बात समझ में? वर्ड्स एक ही हैं, नाउन और एडजेक्टिव। जिसके आगे ई लगा हुआ है वो नाउन है, बिना ई का एडजेक्टिव है। जैसे द गवर्नमेंट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड हाई फ्यूल प्राइसेस। सरकार नाकामयाब रही एक्सप्लेन करने में लॉजिक को, और किसके पीछे? बहुत ज़्यादा फ्यूल के प्राइसेस के पीछे। तो जस्टिफिकेशन, लॉजिक, तर्क किसी चीज़ का कहलाता है रैशनल। एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स में। लास्ट वर्ड है हमारा एश्यू, कई बार कर चुके हैं। एश्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, अबेंडन करना, शन करना, दूर रहना। अ सिविलाइज सोसाइटी शुड एश्यू वायलेंस। एक पढ़े लिखे सभ्य समाज को वायलेंस से दूर रहना चाहिए, एश्यू करना चाहिए, शाय अवे फ्रॉम करना चाहिए। तो ये 4-5 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। किस बारे में लिखा हुआ अपने को पता लगे। सिंपल सा आर्टिकल है। हुआ यह कि 3rd डोज इंडिया में लगनी शुरू हो गई है 18 से ऊपर वालों को, कोविड वैक्सीन की। और इसमें एक कंडीशन ये रखी गई है कि जो वैक्सीन आपको पहली और दूसरी लगी थी वही तीसरी भी आपको लगानी है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि दुनिया भर में स्टडीज़ हो रही हैं कि पहली और दूसरी वैक्सीन लगने के बाद तीसरी वैक्सीन कोई और भी हो सकती है। तो हमें पूछ रहा है ये आर्टिकल सरकार से कि क्या आपने भी कोई ऐसी स्टडी करवाई है कोविशील्ड या कोवैक्सीन को लेकर के। दूसरा ये चीज़ पूछ रहा है कि कोवैक्सीन तो यूएनओ ने बोला है अभी, यूएन ने कि आप मत बनाओ, तो आप नहीं बना रहे हो। और कोविशील्ड की प्रोडक्शन को भी आपने कम कर दिया है, कोवावैक्स नाम की तीसरी वैक्सीन को आप प्रमोट कर रहे हो। क्या ऐसा प्रमोशन करना कोई पॉलिसी का पार्ट है, या फिर आप चौथी वेव के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हो? अगर चौथी वेव आ जाती है तो क्या वैक्सीन आपके पास इतनी होंगी? क्योंकि कोविशील्ड आप बना नहीं रहे हो, कोवैक्सीन को बनाने के लिए मना बोला है, तो क्या कोवावैक्स से आप काम चला लोगे? तो क्या पॉलिसी सरकार की है? सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। जब भी सवालों वाला आर्टिकल हो, ये पूरे सवाल ही सवाल मिलेंगे आपको इसमें ना। ऐसे आर्टिकल्स की टोन होती है इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन करने वाली इंट्रोगेटिव टोन। चलिए शुरू कर लें आर्टिकल को। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में
अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। अपने कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एज इंडिया सीज अ स्टडी स्लम इन इट्स डेली कोरोना वायरस काउंट, द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड ओपनिंग अप द थर्ड और प्रिकॉशनरी डोसेस टू एवरीवन ओवर 18 ईयर्स। कह रहा है जैसे जैसे इंडिया देखता है एक लगातार आने वाले स्लम्प को, उतार को, और कब, कहाँ पे, इसके रोज़ के कोरोना वायरस की काउंट में, कोरोना वायरस के केसेस में। कह रहा है जैसे जैसे इंडिया एक स्लम्प को देखता जा रहा है, हुआ क्या, कह रहा है वैसे ही सेंटर ने अनाउंस कर दिया है ओपन अप करने को, खोल देने को, शुरू कर देने को तीसरी या फिर यूं कह लें प्रिकॉशनरी डोज को। प्रिकॉशनरी मतलब एहतियात के तौर पे डोज, 2 तो लग चुकी हैं, अब तीसरी भी लगा रहे हैं। तो कह रहा है वैसे ही सेंटर ने इस तीसरी डोज के अनाउंसमेंट भी कर दी है। और किसके लिए की है, हर एक के लिए की है जो 18 साल से ऊपर का है, जो एक एडल्ट है। आई बात समझ में। इंडिया की वर्ब है सीज, सेंटर की वर्ब है हैज़ अनाउंस्ड। सेंटर मतलब केंद्र सरकार, इसके आगे द जरूर लगाएं। प्रिकॉशनरी मतलब जो केयरफुलनेस से रिलेटेड हो, जो डिस्क्रीट हो, एहतियात के तौर पे हो, है ना। स्लम्प का मतलब होता है उतार, डिक्रीज, ड्रॉप, किसी चीज़ में सिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। कह द रिस्ट्रिक्शन इज दैट दीज डोजेज मस्ट बी द सेम एज द वंस एडमिनिस्टर्ड अर्लियर एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट अ 9-month गैप following the second dose, implying that the Covishield and Covaxin will comprise almost all of the demand. कह रहे रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी ये है, रिस्ट्रिक्शन इज दैट, क्या पाबंदी है भाई, ये डोजेज जो है ना ये सेम होनी चाहिए, मस्ट बी द सेम। और किसके बिल्कुल जैसी होनी चाहिए, एज द वंस एडमिनिस्टर्ड अर्लियर, उनकी तरह होनी चाहिए जो पहले एडमिनिस्टर की गई हैं, जो इंजेक्शन आपके पहले लग चुके हैं। कोविशील्ड लगा है पहला दूसरा, तो बूस्टर भी कोविशील्ड का ही होगा। तो रिस्ट्रिक्शन यही है, ये डोजेज सेम होनी चाहिए एज द वंस एडमिनिस्टर्ड अर्लियर। और दूसरा ये है कि देयर मस्ट बी, होना ही चाहिए कम से कम 9 महीने का एक गैप, और किसके बाद, फॉलोइंग, बाद में सेकेंड डोज के। तो ये एक 9 महीने का गैप भी होना जरूरी है सेकेंड डोज में और थर्ड डोज में। अब देखो ये कैसे हुआ, कह रहा है ये जो पूरी चीज़ है ना ये हुई है इम्प्लाई करते हुए, हिंट करते हुए, इशारा करते हुए दैट हुई है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है ना वही कंप्राइज करेंगी, वही निर्माण करेगी, कंसिस्ट करेंगी ज़्यादातर डिमांड को, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ डिमांड को। आई बात समझ में। कंप्राइज करने का मतलब होता है मिल करके बना होना, तो सारी डिमांड जो है इन्हीं दोनों वैक्सीन से मिल करके बनी होंगी। 99% लोगों को इंडिया में यही वैक्सीन लगी हैं। रेस्ट्रिक्शन की वर्ब है इज, दीज डोजेस की वर्ब है मस्ट बी, गैप की वर्ब है मस्ट बी। देयर से क्लोज शुरू हुआ, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया, है ना। अच्छा, इम्प्लाइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये दोनों चीज़ें रिस्ट्रिक्शन बताई गई तभी ये चीज़ें ये भी इम्प्लाई कर रही थी, सजेस्ट कर रही थी, हिंट कर रही थी कि ऐसा होने वाला है। 2 काम एक साथ हो रहे हो, पहले काम को मेन वर्ब में लिख दो, दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बता दो। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की वर्ब है विल कंप्राइज। चलो अब इस सेंटेंस में 2 चीज़ें हैं देखने वाली। पहली चीज़, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, है ना, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर। पहली चीज़ जो देखने वाली है वो आप खुद देखो, 9 मंथ, बीच में हाइफन लगा के पीछे मंथ का एस निकाल दिया गया है। क्या रीज़न है इसके पीछे भाई गैप तो 9 महीनों का है, 9 महीनों का है, 9 मंथ्स होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा कौन सा ग्रामर रूल है जिसकी वजह से मंथ का एस निकाल दिया और बीच में एक डैश को, हाइफन को लगा दिया। सब लोग कोशिश करेंगे, सबको आना चाहिए, आई होप सबको आता भी होगा। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट ये भी मैं आपसे पूछता हूँ, पहले चलो ये बता दो, कंप्राइज के बाद में ऑफ लगता है या नहीं लगता। विल कंप्राइज ऑफ, यहाँ पे ऑफ लग सकता था या नहीं लग सकता था, मिसप्रिंट हो गई ना आज। चलो दूसरा वाला मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। कंप्राइज एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, चाहे ये वर्ब में हो, चाहे सेमी वर्ब फॉर्म में हो, चाहे ये पार्टिसिपल हो। आई बात समझ में। जीरेंड हो, इन्फिनेटिव हो, मेन वर्ब हो, इसके बाद में नो प्रेपोजिशन। और इसका सिनोनिम होता है कंसिस्ट। क्या होता है इसका सिनोनिम, कंसिस्ट। और उसके बाद में ऑफ हमेशा आता है। आ रही बात समझ में। तो कंसिस्ट का ऑफ देख करके ये मत सोच लेना कंप्राइज का भी यही मीनिंग होता है, तो मैं इसके आगे भी ऑफ लगा दूं। द कमिटी कंप्राइजेज ऑफ 3 मेंबर्स। कमिटी मिल करके बनी है 3 मेंबर्स से। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या,
आपने इस ऑफ को लगाया है ना, या तो कंप्राइज लिखो मत, यहाँ लिख दो कंसिस्ट, ठीक है, और फिर बिंदास इस ऑफ को यहाँ पे पड़ा रहने दो, कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है मैं यहाँ पे कंप्राइज ही लिखूंगा, तो फिर इस ऑफ को आपको नहीं लगाना। आ गई बात समझ में? जैसे द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, यहाँ पे आपको ऑफ लिखना चाहिए, कंसिस्ट के बाद में ऑफ आएगा। अब देखो इसमें एक ट्विस्ट भी है, ये कंप्राइज और कंसिस्ट तो आप समझ ही गए है ना। ट्विस्ट ये है कि कंप्राइज्ड जब ये एक एडजेक्टिव बन के आ जाए, हैवी एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम करता है। कंप्राइज्ड एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके आगे ऑफ आएगा। आ गई बात समझ में? ये एक एक्सेप्शन मान लो इसकी, कंप्राइज्ड एडजेक्टिव अपने आगे ऑफ हमेशा लेगा। अब इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। द कमेटी इज कंप्राइज्ड 3 मेंबर्स, आपने देखा कंप्राइज लगा हुआ है, कंसिस्ट नहीं है तो ऑफ निकाल दिया। नहीं सर, कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव है, इज कंप्राइज्ड, कमेटी जो है मिल करके बनी है 3 मेंबर से, इज प्लस में कंप्राइज्ड आया, आपको पता लग गया ये एडजेक्टिव है, ऑफ यहाँ पे लगाना है। और वैसे ही द कमेटी कंप्राइज 3 मेंबर्स हैज़ इंक्रीज द रेट्स, कमेटी जो मिल करके बनी है 3 मेंबर से, ये देखो पास्ट पार्टिसिपल है, कमेटी जो मिल करके बनी है 3 मेंबर से, उसने इंक्रीज कर दिया रेट्स को। सेंटेंस को ब्रेक करोगे आपको वैसे ही पता लग जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल कंप्राइज अपने बाद में क्या लेता है सर? ऑफ लेता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कंप्राइज और कंप्राइज्ड इन दोनों में डिफरेंस करना सीखो। चलो, मेन वर्ब में कंप्राइज्ड अपने बाद नहीं लेगा, मेन वर्ब में नहीं लेगा, जब एडजेक्टिव पार्टिसिपल होगा तभी इसके बाद में ऑफ लगेगा। मान लो यहाँ पे लिखा होता है कंपनी कंप्राइज्ड, यहाँ पे कंप्राइज्ड मेन वर्ब है, इसके बाद में ऑफ मत लगाया ना। मेन वर्ब कंप्राइज अपने बाद में ऑफ नहीं लेगी, पार्टिसिपल लेगा, एडजेक्टिव लेगा। चलो कह रहा है द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 2 years फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैज शोन दैट द थर्ड डोज हैज ओनली a little additional benefit over 2 doses in preventing an infection because of the constantly mutating character of the virus। कह रहा है जो एक्सपीरियंस हमारा, जो अनुभव है पिछले 2 सालों का पूरी दुनिया से, कह रहा है इस अनुभव ने, इस तजुर्बे ने हमें ये दिखाया है, हैज़ शॉन, क्या दिखा चुका है भाई? दैट वही है कि तीसरी डोज जो है ना उसका हैज़ है महज अ लिटल एडिशनल बेनिफिट, थोड़ा सा ही एडिशनल बेनिफिट मिलता है तीसरी डोज का। और किसके ऊपर? 2 डोजेस के ऊपर। और किस चीज़ में? प्रिवेंट करने में, रोकने में एक इन्फेक्शन को। कह रहा है क्यों भाई? बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब इसकी वजह से, और वो वजह है लगातार चेंज होने वाला, म्यूटेट होने वाला जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जो फॉर्म है इस वायरस का। तो हमारा तजुर्बा यही कहता है कि 2 लगा लो चाहे 20 लगा लो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 2 से ही पड़ता है, 2 के बाद 3, 4, 5 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वायरस जो है कॉन्स्टेंटली म्यूटेट कर रहा है, इसको अगर आपको लगना है ना तो कितनी भी लगा लो, ये आपके लग ही जाएगा। समझ गए? एक्सपीरियंस की वर्ब है हैज़ शोन, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। थर्ड डोज की वर्ब है हैज़, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, बिकॉज ऑफ मतलब इस वजह से, इसको ऑन अकाउंट ऑफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बिकॉज ऑफ को? बिकॉज ऑफ को क्या बोलते हैं सर? बिकॉज ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ, इसको ड्यू टू भी बोलते हैं और ओइंग टू भी बोलते हैं। इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन आजकल वो फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है, तो उसको अपने फिर कभी देखेंगे। चलो बड़े आगे, ये एडवांस फ्रेजेज हैं, याद कर लिया करो, बड़े अच्छे काम आते हैं जब आपको रीडिंग वीडिंग करनी हो। अच्छा, और इसमें देखने वाला कुछ है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, म्यूटेटिंग मतलब चेंज होने वाला। कह रहा बट बिकॉज इट हेल्प्स कीप एंटीबॉडी लेवल बूस्टेड दे आर यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अ सीवियर इन्फेक्शन। कह रहा लेकिन क्योंकि ये हेल्प करती है, तीसरी डोज कीप करने में, एंटीबॉडी लेवल्स को बूस्टेड बनाए रखने में, एंटीबॉडी लेवल्स को बूस्टेड लेवल पे है ना। कह रहा क्योंकि ऐसा है तो क्या कह रहा है, वो यूजफुल होती हैं इसलिए प्रोटेक्ट करने में एक सीवियर इन्फेक्शन के सामने, एक ख़राब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के सामने। तो भले ही आपको कोरोना होने से नहीं रोक पाएगा तीसरा डोज, लेकिन अगर हो गया तो इन्फेक्शन जो है ज़्यादा नहीं होगा। इट की वर्ब है हेल्प्स, दे की वर्ब है आर। कह रहा है मेजर aspect of vaccines is the risk of adverse events following vaccination and previous experience has suggested that certain vaccines may induce a higher risk of blood clots in younger population। अब कह रहा है वैक्सीन से एक रिस्क भी जुड़ा है। अच्छी चीज़ें तो हमने देख ली भाई, कहाँ पे कम फ़ायदा है कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है वो तो हम समझ गए। एक वैक्सीन से जुड़ा हुआ ख़राब चीज़ भी है,
खराब चीज़ क्या है? कह रहा है एक मेजर एस्पेक्ट, एक बड़ा पहलू जो है वैक्सीन्स का वो है रिस्क, वो है जोखिम। और किसका? खराब घटनाओं का, एडवर्स इवेंट्स का। और कौन सी घटनाएं भैया? ये आती हैं फॉलोइंग, बाद में वैक्सीनेशन के। और कह रहा है हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पुराना तजुर्बा है, उसने शो किया है, सजेस्ट किया है दैट वो ये कि कुछ टाइप की जो वैक्सीन्स हैं, खास वैक्सीन्स हैं, वो इंड्यूस कर सकती हैं, भड़का सकती हैं और ज़्यादा रिस्क को ब्लड क्लॉट्स के यंगर पॉपुलेशन में, है ना, जवान बच्चों में, यंगर पॉपुलेशन में। तो ये है रिस्क वैक्सीन से जुड़ा हुआ एक अलग मेजर एस्पेक्ट की वर्ब है इज। एडवर्स का मतलब होता है खराब, बैड। फॉलोइंग मतलब बाद में, यानी कि आफ्टर। प्रीवियस एक्सपीरियंस की वर्ब है हैज सजेस्टेड। सर्टेन वैक्सीन्स की वर्ब है में इंड्यूस। ब्लड क्लॉट्स आप जानते हैं, ब्लड में छोटी छोटी गांठें बन जाना, ब्लड का कोएगुलेशन हो जाना, जिससे आर्टरीज के अंदर ब्लड ब्लॉक हो जाता है। तो कुछ वैक्सीन्स ऐसी भी हैं जो जानलेवा हो सकती हैं किसी किसी इंसान में। तो ये पूरी चीज़ भी देख ली। अब आगे बढ़ो। कह रहा है वाइल दीज इंस्टेंसेस आर एक्सट्रीमली लिमिटेड, दे बिकम पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन इंडिया गिवन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल यंग एंड ओल्ड हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू द वायरस। कह रहे जहाँ ये इंस्टेंसेस, ऊपर वाली घटनाएं बहुत ही लिमिटेड हैं, एक्सट्रीमली लिमिटेड है, मतलब ना के बराबर है। कह रहे जहाँ ये ना के बराबर होती हैं, कह रहे फिर भी ये बन जाती हैं बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट, बहुत ही ज़्यादा सही इंडिया के अंदर। भाई इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी है, भाई 150 करोड़ लोगों में से 0.1% पे कुछ होता हो तो भी यहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो कह रहे हैं जहाँ पे ये एक्सट्रीमली रेयर घटनाएं हैं फिर भी इंडिया में बहुत रेलेवेंट है। और क्यों भाई? दो चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ है गिवन देखते हुए साइज ऑफ पॉपुलेशन को, और दूसरी चीज़ है गिवन दैट, इस चीज़ को देखते हुए कि ज़्यादातर जो पीपल हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो पीपल हैं, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, पहले से ही वो एक्सपोज टू हैं वायरस के लिए, पहले से उनको वायरस एक बार उनके अंदर घुस चुका है। आई बात समझ में? चलो, इंस्टेंसेस की वर्ब है आर, दे की वर्ब है बिकम। रेलेवेंट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। पीपल की वर्ब है हैव बीन एक्सपोज टू होना, किसी चीज़ के सामने डिफेंसलेस होना, है ना। ये गिवन और गिवन दैट दोनों जुड़े हुए हैं। गिवन से तो इसने एक नाउन को जोड़ दिया और गिवन दैट से इसने क्लोज को जोड़ दिया। दूसरी बार गिवन यहाँ पे एंड के बाद नहीं लिखा। आ रही ना बात समझ में? गिवन के बाद में नाउन आता है, गिवन दैट के बाद में क्लोज आता है। तो इसको नाउन देना था तो इसने गिवन लिख के नाउन को दे दिया, गिवन द पॉपुलेशन, देखते हुए पॉपुलेशन को। और जब इसको पूरा क्लोज देना था कि लोगों को वायरस हो चुका है, तो इसने एक दैट को ऐड कर दिया। गिवन तो लिखा ही हुआ था, पूरा क्लोज भी डाल दिया। जो लोग ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जो नहीं समझ पा रहे हैं क्लास में रेगुलर रहा करो, थोड़े दिन में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, लार्ज नंबर वाला। क्लासिक कॉन्सेप्ट है, एसएससी में बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके, बैंकिंग में भी देखोगे। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जो द नंबर है और अ नंबर है, ये दोनों अपने बाद में लेंगे प्लूरल नाउन को, और द नंबर की वर्ब होगी सिंगुलर और अ नंबर की वर्ब होगी प्लूरल। आई बात समझ में? अच्छा भाई, प्लूरल नाउन क्यों लेंगे? भाई किसी आंकड़े की बात हो रही है, किसी आंकड़े की बात हो रही है। अगर कोई चीज़ एक ही है तो उसका आंकड़े करने की ज़रूरत क्या है? मान लो एक बच्चा खड़ा है, तो उसको गिनने की क्या ज़रूरत है? एक ही बच्चा है ना वो। जब 2, 3, 4, 5, 10, 20 होंगे तब द नंबर की बात होगी। तो द नंबर, अ नंबर किसी प्लूरल नाउन के लिए होता है ना। और सिंगुलर वर्ब लेगा, द नंबर क्यों लेगा? चलो आगे बता दूंगा आपको मैं। अ नंबर जो है हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। द नंबर ऑफ बॉय या बॉयज़ पासिंग द एग्ज़ाम हैज़ या हैव इंक्रीज दिस ईयर। जो लड़के जो हैं, जो एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं, उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है इस साल। पहले ही बताओ, द नंबर के बाद में बॉय लिखूं या बॉयज़ लिखूं? सर ऑफ कोर्स बॉयज़ आएगा। भाई द नंबर, अ नंबर अपने बाद में, ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन को लेते हैं, लेकिन द नंबर की वर्ब आएगी सिंगुलर, यहाँ पे हैव नहीं आएगा। आगे बात समझ में? वैसे ही अ ह्यूज नंबर ऑफ बॉय या बॉयज़ हैज़ या हैव पास द एग्जाम दिस ईयर। इस केस में अ ह्यूज नंबर आ गया। अब देखो द नंबर, अ नंबर जो है ना, इसके बीच में ह्यूज, लार्ज, डिसप्रोपोर्शनेट, जो मर्जी एडजेक्टिव लग जाए, ये तो रहेगा अ नंबर। अ प्लस में नंबर आपस में जुड़े हुए हैं, बीच में एडजेक्टिव जो आपकी इच्छा हो आप लगा सकते हो। तो अ ह्यूज नंबर ऑफ बॉय या बॉयज़ हैव या हैज़ पास द एग्जाम दिस ईयर, यहाँ पे भी बॉयज़ आएगा लेकिन वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है,
द नंबर के अंदर द नंबर खुद सब्जेक्ट बनता है, इसमें एक आंकड़े की बात हो रही है, आंकड़ा बढ़ चुका है। और यहाँ पे अ ह्यूज नंबर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, सब्जेक्ट बनता है बॉयज़, है ना। अ ह्यूज नंबर एक एडजेक्टिव है, इसके साथ में बॉयज़ जो नाउन है ना, वो नाउन अपनी वर्ब लेता है, इसलिए इसकी प्लूरल वर्ब आती है। कुछ चीज़ें इंग्लिश में एज ए ट्रेडिशन चल रही हैं, ये उन्हीं में से एक है ना। टेक्निकली तो दोनों की सिंगुलर होती है, दोनों की प्लूरल होती, बस चलता आ रहा है तो चलता आ रहा है। चलो आगे बढ़े। कह रहा नॉर्मली a technical committee of experts such as the National Technical Advisory Group on Immunization NTAGI weighs the evidence before recommending an approved vaccine for rollout. But this practice has been effectively eschewed in the context of booster doses as well as earlier decisions to inoculate those below 15. कह रहे ट्रेडिशनली क्या होता आ रहा है, नॉर्मली ये होता आ रहा है कि एक टेक्निकल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स है, जिस कमेटी का नाम है इस तरह की कमेटी। कोई भी एक टेक्निकल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स होती है ना, जैसे NTAGI नाम की जो कमेटी है, ये वे करती है। अब वे का मतलब आपको पता ना, चीज़ों को तोलना, ये तोल करके देखती है सारे तथ्यों को, सारे प्रमाणों को, सारे सबूतों और एविडेंस को। और कब? इससे पहले कि वो रिकमेंड करे एक अप्रूव्ड वैक्सीन को, और किस चीज़ के लिए? रोल आउट के लिए, यानी कि लॉन्च के लिए। तो जनरली हमेशा लॉन्च के लिए कमेटी बैठती है और वही अप्रूव करती है। कह रहे लेकिन इस प्रैक्टिस को असरदार तरीके से छोड़ दिया जा चुका है, एश्यू कर दिया जा चुका है, हैज़ बिन एश्यूड। और कब? इन कॉन्टेक्स्ट में, इस बात पे जो है बूस्टर डोजेस की। तो इस केस में कोई कमेटी से कोई बातचीत नहीं की। साथ ही साथ अर्लियर जो डिसीजन आया था इनोकुलेट करने का, वैक्सीनेट करने का, उन लोगों को जो 15 साल से कम के हैं। तो अब जो है इन कमेटी वमेटी को ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं मिल रही है, अपने आप से सरकार डिसीजन ले लेती है लगानी है और कब लगानी है। आगे बात समझ में। एक्सपर्ट्स कमेटी की वर्ब है वेज, प्रैक्टिस की वर्ब है हैज़ बीन एश्यूड। एश्यू आप जानते हैं, अबेंडन, शन करना, अवॉइड करना। इनोकुलेट, वैक्सीनेट, है ना, इम्यूनाइज, सब एक दूसरे के सिनोनिम है, किसी के टीका लगाने के, इंजेक्शन खुबोने के काम आते हैं, है ना, सारे के सारे वर्ड्स। चलो, ये रोल आउट वर्ड जानते हो कि नहीं जानते हो? रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना। अब रोल से बनने वाली 2 फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने और लिखी हुई हैं, पिछले एक वीक में 2 बार हो चुकी हैं। सब लोग ट्राई करेंगे, जो लोग रेगुलरली क्लास लेते हैं, सीख रहे हैं, फटाफट से रोल बैक और रोल ओवर, इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स के क्या मीनिंग्स हैं। चलो करवा देता हूँ, क्लासेस में रेगुलर रहोगे तभी बैठेगा दिमाग में, ठीक है ना। रोल आउट मतलब लॉन्च करना, रोल बैक मतलब लॉन्च करके कैंसिल कर देना, कैंसिल आफ्टर अ लॉन्च। सरकार ने बोला भाई ये स्कीम है, आज से अनाज मुफ्त मिलेगा, और कल सरकार ने बोल दिया भाई नहीं मिलेगा, तो सरकार ने पहले दिन तो उसको रोल आउट किया था, दूसरे दिन उसको रोल बैक कर लिया। आगे बात समझ में, दे के वापस ले लेना, रोल बैक। और रोल ओवर का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना, आगे से आगे, कंटिन्यू करना आगे से आगे। स्कीम निकाली थी 1 साल के लिए, चल गई वो 5 साल, तो 4 साल वो रोल ओवर होती रही। आई बात समझ में? रोल ओवर करना। रोल ओवर डेटा भी तो होता है ना अपने मोबाइल में, जो पिछले महीने का डेटा है, आपने उस डेटा को आगे कंटिन्यू कर लिया, कुछ प्लान्स में ऐसा होता है, तो रोल ओवर डेटा बन जाता है वो, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है द पैंडमिक इज फार फ्रॉम ओवर एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम सेवरल अदर कंट्रीज सजेस्ट दैट नो कंट्री कैन कंसीडर इटसेल्फ इम्यून फ्रॉम इमर्जिंग वेरिएंट्स। अब बता रहा है, कुछ थोड़ी सी बातें कर रहा है ना ज्ञान वाली, कि पैंडमिक का क्या मतलब स्टेटस क्या है पैंडमिक का हाल में। कह रहा पैंडमिक जो है ना अभी भी दूर दूर से ख़त्म नहीं हुई है, फार फ्रॉम ओवर है। ओवर मतलब पूरी हो जाना, फार फ्रॉम मतलब दूर दूर से नहीं। तो महामारी तो अभी भी दूर दूर नहीं है पूरी होने के। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दूसरी अदर कंट्रीज से सजेस्ट करती हैं दैट वो ये कि कोई भी कंट्री अपने आप को कंसीडर नहीं कर सकती, नहीं मान सकती कि वो इम्यून फ्रॉम है, वो ससेप्टिबल, वो बिल्कुल जो है मतलब ससेप्टिबल या वनरेबल नहीं है इमर्जिंग वेरिएंट्स के सामने, ऐसे वेरिएंट्स के सामने कोरोना के जो रोज़ इमर्ज हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो पैंडमिक तो अभी चल रही है, लंबी चलेगी, और रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि चाहे आप चाइना हो, चाहे इटली हो, चाहे यूके हो, चाहे इंडिया हो, अगर किसी वेरिएंट के मन में आ गया तो वो आपकी पॉपुलेशन में घुस ही जाएगा, आप उससे इम्यून नहीं हो। पैंडमिक की वर्ब है इज, रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्ट, कंट्री की वर्ब है कैन कंसीडर। इम्यून फ्रॉम या इम्यून टू एक ही बात है, इम्यून फ्रॉम या इम्यून टू एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ का आपके असर ना होना। लेकिन इनके सिनोनिम जो है ना, इनके एंटोनिम ससेप्टिबल और वल्नरेबल है ना, इनके जो है इनके सामने लगेगा हमेशा टू।
जब आप किसी चीज़ के सामने ससेप्टिबल होते हैं तो वो चीज़ आप पे बड़े आराम से असर कर सकती है। जब आप उसके सामने इम्यून होते हैं तो वो चीज़ अब आप पे असर नहीं कर सकती। तो वैसे तो टू सबके साथ लगता है, लेकिन इम्यून के साथ में फ्रॉम भी आ जाता है। चलो, कह रहा विद स्कूल्स रीओपन्ड, मास्क मैंडेट्स मेड वॉलंटरी and restrictions on international travel lifted in India, it is reasonable for the center to anticipate a future wave led by a more transmissible variant. अब देखो बीच में बता रहा है, reports of the highly infectious XE variant have already surfaced here and therefore take steps to buffer against it. तो अब कह रहा है जो ऊपर वाली बात हमने अभी सोची है कि पैंडमिक तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई, इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को क्या करना चाहिए। ये सेंटेंस पढ़ने का तरीका ये है कि बीच वाला ना, ये हाइफन से, ये जो एम डैश से एम डैश है, इसको अलग कर दो, बाकी का पढ़ लो, इसको बाद में पढ़ना। कह रहे दो चीज़ों के, तीन चीज़ों के साथ ही, विद कौन सी चीज़ भाई, स्कूलों के खुल जाने के साथ ही। दूसरी चीज़ कौन सी है, मास्क के ज़रूरी होने के अब वॉलंटरी बन जाने के साथ ही। मास्क का पहले मैंडेट था, मास्क ज़रूरी था, अब मास्क वॉलंटरी है, आपकी इच्छा लगाना है, नहीं लगाना तो मत लगाओ। कह रहे दूसरी चीज़ इसके साथ ही। और तीसरा, रेस्ट्रिक्शन के, पाबंदियों के, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिफ्ट हो जाने के साथ ही, हट जाने के साथ ही। और कहाँ पे, इंडिया में। तो कह रहे इंडिया में इन तीनों कारनामों के होने के साथ ही, इन तीनों के हुआ क्या, कह रहे अब ये बड़ा ही रीजनेबल है, बड़ा रैशनल है, बड़ा ही लॉजिकल है सेंटर के लिए कि वो एंटिसिपेट करे, है ना। एंटिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के आशंक हो जाना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो वो आशंका रखे एक फ्यूचर वेव की जो लेड बाय होगी एक और ज़्यादा इन्फेक्शियस, एक और ज़्यादा ट्रांसमिसिबल वेरिएंट के थ्रू। अब देखो बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ सारा का सारा। कह रहा है इसीलिए देयरफॉर सेंटर को ना, सेंटर, इट इज़ रीजनेबल फॉर द सेंटर टू एंटिसिपेट एंड इट इज़ रीजनेबल फॉर सेंटर टू देयरफॉर टेक स्टेप्स, कि सेंटर टेक भी करे स्टेप्स को, कदमों को भी उठाए बफर अगेंस्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट करने के लिए ऐसे किसी भी वेव से। आई बात समझ में। अब बीच वाला पढ़ लो, ये ट्रांसमिसिबल वेरिएंट पे कुछ कमेंट्री कर रहा है, बोल रहा है कि रिपोर्ट्स है एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले इन्फेक्शियस एक्सी वेरिएंट की ऑलरेडी सरफेस हो चुकी हैं, उभर करके आ चुकी हैं हेयर यानी कि इंडिया में। आ गई बात समझ में। तो इन तीनों चीज़ों के होते ही साथ ही सेंटर को दो काम करने चाहिए, बड़ा ही रीजनेबल होगा उसके लिए करना। पहला काम है चौथी वेव के बारे में सोचना, और दूसरा काम है कदमों को उठाना कि वेव आने से पहले ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इट की वर्ब है इज, रिपोर्ट्स की वर्ब है हैव ऑलरेडी सरफेस्ड। अच्छा, यहाँ पे दो इन्फिनिटिव लगे हुए हैं, फॉर द सेंटर टू एंटिसिपेट एंड फॉर द सेंटर टू टेक स्टेप्स। बफर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, बफर अगेंस्ट मतलब प्रोटेक्ट अगेंस्ट करना किसी चीज़ के सामने। वॉलंटरी मतलब आपकी इच्छा का, आपकी मर्जी का, है ना, वॉलंटरी। चलो आगे बढ़े, और कुछ देखने वाला है नहीं। एंटिसिपेट करना मतलब आशंका जताना। ट्रांसमिसिबल मतलब जो छुआछूत से फैले, कंटेजियस हो, कम्युनिकेबल हो, बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हो। कह रहा है हाउएवर देयर इज़ नो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन वेदर स्टडीज हैव बीन डन टू एस्टैब्लिश if administering a different vaccine as a third dose is better at boosting antibodies than repeating a vaccine। कह रहा है हालांकि कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस चीज़ पे, हाँ या ना, वेदर कि स्टडीज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं, और क्या इस चीज़ को डिटर्मिन या इस्टेब्लिश करने के लिए। और वो चीज़ ये है, अगर एडमिनिस्टर करना एक अलग वाली वैक्सीन को, डिफरेंट वैक्सीन को तीसरी डोज के रूप में, क्या वो बेटर होगा, क्या वो बेहतर होगा, और किस मामले में भाई, बूस्ट करने में एंटीबॉडीज़ को, और किसके बजाय रिपीट करने के एक वैक्सीन को। तो तीसरी डोज ही क्यों लगे और उसी वैक्सीन की क्यों लगे, और दो डोज वापस से क्यों ना लग जाए, पूरा वैक्सीनेशन रिपीट क्यों ना हो जाए, इन सब चीज़ों के क्या फ़ायदे नुकसान है, इस पर कोई भी स्टडी हुई या नहीं हुई, इसकी कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गई बात। नो पब्लिक इंफॉर्मेशन की वर्ब है इज। इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ इक्विपमेंट, याद है ना कॉन्सेप्ट। स्टडीज़ की वर्ब है हैव बीन डन, एडमिनिस्ट्रेटिंग की वर्ब है इज। एडमिनिस्टर करना मतलब वैक्सीन आपके लगाना। बेटर एट, गुड एट, बैड एट, वर्स एट, जब भी किसी काम में अच्छे या बुरे होते हैं, एट लगा के आप उसको बताते हैं। कह रहे दिस आइडली ought to have been a major area of research for the center। कह रहे ये चीज़ आइडली होनी चाहिए थी, एक मेजर एरिया होनी चाहिए थी रिसर्च का सेंटर के लिए। दिस की वर्ब है ought to have been, है ना, याद है ना ought to वाली स्ट्रक्चर, होना चाहिए था। इसको शुड भी बोल सकते हैं, शुड हैव बिन या वुड हैव बिन,
ऐसा भी मस्ट हैव बीन भी बोल सकते हैं। कह रहा अनदर एस्पेक्ट दैट बेयर्स अ क्लोजर लुक इज प्रोग्रेस ऑन वैक्सीन्स अदर देन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कह रहा एक और पहलू है जो बेयर करता है क्लोजर लुक को, एक और पहलू है जिसपे क्लोजर लुक डाली जा सकती है, और वो कौन सा पहलू है? वो है प्रोग्रेस जो हुई है उन वैक्सीन पे सिवा कोवैक्सीन और कोविशील्ड को छोड़ करके। तो इनके अलावा दूसरी वैक्सीन का भी क्या, इस पे भी एक पहलू पे भी सेंटर को थोड़ा और फोकस देना चाहिए। एस्पेक्ट पहलू की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है बेयर्स। बेयर अ क्लोजर लुक का मतलब है क्लोजर लुक को नेसेसिटेट करना, है ना, ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन को सबके सामने लाने की रिक्वायरमेंट को पैदा करना, क्लोजर लुक। कह रहा द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपीयर्स टू बी गियरिंग अप फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ नॉट कोविशील्ड बट कोवावैक्स। कह रहा है जो ये इंस्टीट्यूट है अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तैयार रहता है, अपीयर होता है, दिखाई देता है कि अपीयर हो चुका है, अपीयर हो रहा है, गियर अप करता हुआ, तैयार होता हुआ, रेडी होता हुआ बड़ी बड़ी आंकड़ों के लिए, वॉल्यूम्स के लिए, मात्रा के लिए, कोविशील्ड की नहीं बल्कि कोवावैक्स नाम की वैक्सीन की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अब कोवावैक्स को बनाएगा कोविशील्ड की जगह। देखने में लग रहा है कि कोवावैक्स के लिए पूरी तैयारी इन्होंने खींच रखी है। कोवावैक्स एक नई वैक्सीन है इंडिया की, है ना। इस इंस्टीट्यूट की वर्ब अपीयर्स, गियर अप करना मतलब किसी चीज़ के लिए रेडी होना, प्रिपेयर होना। यहाँ पे कंटिन्यूस इन्फिनेटिव लगा हुआ है, शी सीम्स टू बी स्टडिंग नाउ, दिखाई देता है कि वो भी पढ़ रही है ना। कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, सबका सब हम बेसिक्स में कर चुके हैं, यहाँ भी कई बार रिपीट हो चुका है। चलो, कह रहा है कोवैक्सीन फॉलोइंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस रिकमेंडेशन टू पॉज एक्सपोर्ट्स पेंडिंग एन अपग्रेड ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज ऑल्सो अनलाइकली टू सी एनी फ्रेश स्टॉक एनी टाइम सून। अब बात कर रहा है कोवैक्सीन की, कोविशील्ड और कोवावैक्स की तो हो गई। कह रहे जो कोवैक्सीन है, जो पुरानी वैक्सीन है अपनी, सबसे पहली इंडिजिनस वैक्सीन है, और कब? बाद में फॉलोइंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की रिकमेंडेशन के। और रिकमेंडेशन क्या है? पॉज कर देने की इसके एक्सपोर्ट्स को, रोक देने की इसके निर्यात को। और कब? जब तक एक अपग्रेड ना हो जाए, पेंडिंग एन अपग्रेड। और किसका? इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का। जब तक ये पेंडिंग है तब तक कोवैक्सीन की अगर बात करें, इस पूरी चीज़ के बाद में जो पेंडिंग है, करेक्ट, कोवैक्सीन भी इज ऑल्सो अनलाइकली है, संभावित नहीं है कि वो कोई फ्रेश स्टॉक देखेगा किसी टाइम, एनी टाइम सून। तो कोवैक्सीन में भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होने वाली है जब तक WHO इसको फिर से क्लीन चिट ना दे दे। कोवैक्सीन की वो है इस। आई ना बात समझ में? ये पूरा का पूरा जो है कोवैक्सीन के, उसके लिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। इस पूरे काम के होने के बाद अब जो है कोवैक्सीन नए स्टॉक को नहीं देखेगा। कह रहा बोथ वैक्सीन्स इन फैक्ट विल बी अवेलेबल एट डिस्काउंटेड रेट्स इन प्राइवेट फैसिलिटीज़। कह रहा दोनों ही वैक्सीन वास्तव में अवेलेबल होने वाली है सस्ते दामों में, प्राइवेट फैसिलिटीज़ में, निजी अस्पतालों में भी। वैक्सीन्स की वो है विल बी। कह रहा डिमांड इज करेंटली लैक लस्टर बट वर इट टू स्पाइक विल सप्लाई बी एडिक्वेट। अब देखो सवाल पूछा है यहाँ पे, यहीं से इसकी इंट्रोगेटिव टोन बनी है। कह रहा डिमांड जो है ना अभी बहुत ढीलम ढाल वाली है, लैक लस्टर है। सरकार 10,000 वैक्सीन बनवाती है, 10 लोग लगवाने आते हैं सिर्फ, है ना, ऐसी डिमांड है, बहुत ही कम है। कह रहा लेकिन अगर ये स्पाइक कर गई, वर इट टू स्पाइक, कंडीशनल लगा हुआ ऑल्टरनेटिव फॉर्म, सब लोग दिमाग में घुमाओ कौन सा कंडीशनल है, अभी करवा दूंगा। कह रहा अगर ये स्पाइक कर गई, ये डिमांड अचानक से बढ़ गई, क्या सप्लाई एडिक्वेट होगी? क्या जो सप्लाई अभी चल रही है वो पर्याप्त रहेगी? आई बात समझ में? डिमांड की वर्ब है इज, इट की वर्ब है वर स्पाइक, सप्लाई की वर्ब है विल बी। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है इसलिए विल पहले, सप्लाई बाद में, यानी सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब के, और मेन वर्ब उसके भी बाद में। जानते हो ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे काम करते हैं? आपको इन्वर्ट करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लाना होता है। अब ये स्ट्रक्चर अपने फटाफट देखेंगे, वर इट टू स्पाइक, ये स्ट्रक्चर क्या है? देखो इस स्ट्रक्चर के लिए आपको कंडीशनल आने चाहिए, ऑलरेडी अपने बेसिक्स में अच्छे से कर चुके हैं। कंडीशनल सेकंड वाला जो क्या होता है? इफ़ हर मदर वर अलाइव द लिटिल गर्ल वुड बी हैप्पी। अगर उसकी माँ जिंदा होती, इफ़ हर मदर वर अलाइव, तो छोटी बच्ची जो है वो बड़ी हैप्पी होती, बड़ी ही खुश होती, है ना। ये वर क्यों लगाया गया? सेकंड कंडीशनल है, सिंगुलर नाउन के साथ में भी वर आता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड में। तो ये सेकंड कंडीशनल की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी होती है। अब क्या होती है वो मैं आपके सामने फटाफट बना देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है? इफ़ को देना है उड़ा, ठीक है, और यहाँ से क्या करना है? वर को उठाना है और शुरू में ले आना है।
बस इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेकंड कंडीशनल, वर हर मदर अलाइव द लिटिल गर्ल वुड बी हैप्पी। बस यहाँ भी यही हुआ है, वर इट टू स्पाइक, है ना। ये सेंटेंस ऐसा था, इफ इट वर टू स्पाइक, उसको हमने लिख दिया वर इट टू स्पाइक। चलिए डिटेल में बता रहा हूँ, हर चीज़ हो चुकी है, इसलिए रिवीजन के लिए क्लासेस में आपको रेगुलर रहना चाहिए। कह रहा था सेंटर नीड्स टू बी मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट द रैशनल गाइडिंग इट्स वैक्सीन पॉलिसी। सेंटर को ज़रूरत है और ज़्यादा क्लियर, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होने की। और किस बारे में? उस रैशनल के बारे में, उस लॉजिक के बारे में जो गाइड करता है इसकी वैक्सीन की पॉलिसी को। तो जो लॉजिक चल रहा है ना इनके दिमाग में सेंटर वालों के, उसके बारे में सेंटर को और ज़्यादा सबको बताना चाहिए ट्रांसपेरेंट होके। सेंटर की वर्ब है नीड्स। रैशनल वर्ड आप जानते हैं, ये रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, एक नाउन है, और नीचे वाले रैशनल का मतलब है एडजेक्टिव का लॉजिकल। लॉजिकल सेंटेंस एक रखा हुआ आपके सामने, दोनों वर्ड्स में से एक को चूज करना है। फटाफट सब लोग करके दिखाओ। चलो, द प्रोफेसर ट्राइड टू एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड द फिनोमिनन इन अ रैशनल मैनर। प्रोफेसर ने कोशिश की एक्सप्लेन करने की लॉजिक को, इस फिनोमिनन, इस घटना के पीछे एक बहुत ही लॉजिकल यानी तार्किक वे में। यहाँ पे तो लॉजिकल यानी कि रैशनल यानी कि एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है। इन अ रैशनल मैनर, और पहली बार बताया गया था लॉजिक यानी एक नाउन की ज़रूरत है, यहाँ भी कोई झंझट नहीं है। अब ई वाला रैशनल यूज़ करें। आई ना बात समझ में? दोनों वर्ड्स अपनी अपनी जगह पे आएंगे, अलग अलग इनका यूज़ है। चलिए यही रैपअप करेंगे आज के सेशन को। फटाफट से आ जाओ अपने क्विज़ पे। जो लोग पूछते हैं सर बेसिक्स कहाँ से करें, द हिंदू समझ में नहीं आता है, अगेन एक ही छोटी सी चीज़ बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। कमेंट अभी जाओ इसी वीडियो के जो है होम पेज पे, इसी चैनल के आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट को 15 से 20 दिनों में पूरा करो ताकि आपको समझ में आए इंग्लिश होती क्या है। उसके बाद क्लासेस को आपको पहले खुद से पढ़ना होता है, एडिटोरियल्स को, फिर क्लास में उन सेंटेंसेस को चलाना है जो आपको समझ में नहीं आए। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, पूरी क्लास मत देखो, मैं नहीं चाहता हूँ अपना टाइम क्लास पे वेस्ट करो। सिर्फ उतनी ही क्लास देखो, उतने ही सेंटेंसेस देखो जो आपको समझ में नहीं आए। इस एक्सरसाइज को 15-20 दिन कर लो, 1-1.5 महीने में आपको सब समझ में आ जाएगा, अंग्रेजी का सिस्टम आपका बैठ जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका क्विज है। आज का क्विज जरूर अटैम्प्ट किया करो, इससे आपको पता लग जाएगा आपने कितना सीखा। ये क्लोज सेस का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रिहेंशन का है, ये एरर का है। कॉम्प्रिहेंशन में पूछा है कि सेंटर अब कौन सी वैक्सीन बनाएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा। अगेन आंखें खोल के पढ़ा है तो अभी बता दोगे कि साइनोवैक्स है या कोवावैक्स है या कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है। सब लोग को आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट से जाके चेक कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में 2 एरर्स हैं। एरर्स के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट तो आप देख लेना अ डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर, इस वाले फ्रेज को, ठीक है, फर्स्ट में। और सेकंड में आप देख लेना कंप्राइज नाम की इस वर्ब को। 2 एरर्स हैं, यहाँ पे आपको 2 एरर्स मिल जानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर है, वहाँ से आंसर को मेरे वाले से अपने वाले को मैच कर लो। अच्छा, थर्ड और ये सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ और फिफ्थ में क्लोज टेस्ट है। यहाँ पे वे की करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर्म को आपको यूज़ करना है। वे डाउन लिखें, वे इन लिखें, वे इन ऑन लिखें, वेट लिखें, है ना। करेक्ट फॉर्म को चूज़ करना है। फोर्थ में आती हैं आपको सारी फ्रेजल वर्ब्स, है ना। और 5वें में आपको रैशनल और रैशनल, ई वाला और विदाउट ई वाला, इन दोनों में से एक को करना है चूज़। 5 के आंसर इन द फर्स्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो। जाओ और चेक करो आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। हो सके तो आज के एडिटोरियल की समरी लिखने की कोशिश करो। ओवरऑल ये आर्टिकल आपसे क्या सवाल पूछ रहा है सरकार से, 2 से 3 सेंटेंस में समराइज करो। लिखने से राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। और अगर राइटिंग स्किल्स का आपको कोर्स चाहिए, आपको लिखना बेसिक से सीखना है, एसएससी बैंकिंग के लिए तैयारी करनी है, तो अपनी ऐप है, डाउनलोड कर लेना। ऐप पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक भी रखा है। अंटिल देन, साइनिंग आउट।